अपना टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉपिक का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अपन पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उससे समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो होगी ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, ए अमाउंट ऑफ एनर्जी टू, ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन क्या हो रही है बेटा? एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम गैसियस एटम। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब हो गया कि एक एनर्जी, एक मिनिमम या फिर अपन बोल सकते हैं एक एनर्जी जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बात करते हैं गैसियस एटम का क्या मतलब हुआ। तो गैसियस एटम का बेटा सिंपली मतलब ये होता है कि एनर्जी एटम के साथ से सब चीजों से फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि उससे किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े, उससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो और चीजें प्रभावित ना हो, और चीजों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यही होती है अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो अपन ने कोई एटम लिया ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये ए प्लस में चेंज होगा, तो ये हो गई बेटा आयोनाइजेशन फर्स्ट। मान लो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये हो गया ए प्लस प्लस, या फिर अपन सिंपली बोल सकते हैं कि A2 प्लस, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ये हो गई आयोनाइजेशन सेकंड। ऐसे ही सेम अपन चलते चलेंगे बेटा। देखो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, कि मान लो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये हो गया A+3, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गई आयोनाइजेशन थर्ड। अब अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयोनाइजेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन थर्ड बड़ी होगी, फर्स्ट बड़ी होगी, सेकंड, इनका सक्सेसिव क्या होगा? तो बेटा सिंपली ध्यान रखना अपना कि IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, जो कि इसका रीजन ये होगा क्योंकि बेटा अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, उससे क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर जल्दी अपन नहीं खींच सकते, उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो ये एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बेटा हमेशा क्या होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से मतलब होता है कि अपने को एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो अपन ये लाइन भी लिख देंगे कि ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक एनर्जी। और उसका रीजन ये है कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अपने को कुछ अमाउंट एनर्जी का देना पड़ रहा है, और अगर अपन एनर्जी निकल रही है या रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये होगी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। सिंपली अपन इसका क्या देखते हैं? ट्रेंड देखते हैं ये पीरियोडिक टेबल में कैसे काम करती है। तो पहला होता है जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, तो क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अपने को अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी। मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन पीरियड तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, उसका रीजन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर सिंपली दूसरी बात करें अपन, जैसे डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बेटा? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, उससे क्या होगा? जेड इफेक्टिव का मान कम होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं सिंपली अट्रैक्शन पावर है वो कम होगा। अट्रैक्शन पावर होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा सिंपली अपन ने देखा है कि न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उस फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स बंधे होते हैं, इनसे अपने को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो अगर अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस का कम हो गया तो उससे क्या होगा? इजीली अपने को इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएंगे, और इसलिए इसके लिए क्या बोल सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी? कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन पावर कम होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसका भी अपन ने रीजन डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन की, जो कि हमेशा एग्जाम पे आते हैं। तो अगर बात करें कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो उसके आएंगे बेटा ये एक्सेप्शन के क्वेश्चन। और एक्सेप्शन में पहले बात करें कि सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, तो उसमें अपन बात करेंगे इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में क्या होता है बेटा? अब इनर्ट गैस की अपन बात करें सिंपली, तो आपको पता है कि इनर्ट गैस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, इसकी वैलेंसी भी पता नहीं चल पाती, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं भेजता। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर या सारे एलिमेंट्स के अंदर जो वो इनर्ट गैस होती है उनकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, और उसका रीजन है फुल्ली फिल्ड
कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसकी अपन एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे आपको काम आएगी, मान लो कि इनर्ट गैस गिव्स लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, मतलब पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनर्ट गैस की होती है इन द पीरियड। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया बेटा इनर्ट गैस का, ये हो गया पहला एक्सेप्शन कि पीरियड के अंदर जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, लेकिन बेटा हमेशा क्या ध्यान रखना है, इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा होती है। अब ना बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की। बेटा सेकंड और थर्ड पीरियड होते हैं। ये सेकंड एक्सेप्शन हो गया, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। इनमें क्या होता है, इनमें भी बेटा कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट वाली क्लोरीन। और इसके बाद आ जाती है इनर्ट गैस जिसकी ऑटोमेटिक सम। इसमें क्या करना है, अपने को, तो जनरली बेटा इसमें क्या करना है अपने को, एक एलिमेंट्स को छोड़कर दो का जोड़ा पकड़ना है। ये एक ट्रिक के तौर पे अपन याद रख सकते हैं कि मान लो इस वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिया, लिथियम को, फिर इन दोनों को अपोजिट कर दूं, इस वाले एलिमेंट्स को छोड़ दो, फिर इन दोनों को अपोजिट कर दूं, तो इनका जो ऑर्डर बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, लिथियम पहले, बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन और लास्ट में आ गया क्लोरीन। अब इनका ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली बढ़ती है, तो ये हो गया ये वाला। अब बात करते हैं कि ये वाला ऑर्डर आया क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों आया। तो इस एक्सेप्शन का बेटा रीजन क्या है कि अगर अपन बात करें, जैसे इन दोनों में अपन बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके, बेरिलियम है, बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होगा 1s2 2s2। दूसरा अपन लिखते हैं बोरोन का, उसका क्या होगा 1s2 2s2 2p1। अब बेटा इसमें देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर सिंपली अपन बोल सकते हैं कि फुल्ली फिल्ड है, जबकि इसके अंदर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जिससे इसका ये इजीली अपन बाहर निकाल सकते हैं, जबकि इसमें फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी। अब इसका रीजन अपन देख लिया क्योंकि बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा हाफ फिल्ड, इसमें p3 आता है 2p3 और इसमें आता है 2p4। तो इसका हाफ फील्ड होने के कारण इससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, अगर इससे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा सेकंड ग्रुप का। सेम बेटा यही वाला D2 ट्रेंड अपने को क्या लगाना है थर्ड ग्रुप के लिए। जैसे थर्ड ग्रुप हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और फिर क्लोरीन। अगर इसमें अपन ऑर्डर की बात करें तो जनरली तो क्या होना चाहिए, ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ने का कारण ये है कि मतलब अगर अपन सिंपली देखें तो इसमें ऑर्डर ये वाला होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इनमें कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं और उसका रीजन क्या है, अपने को एक्सेप्शन का याद रखने का ट्रिक क्या है कि पहले वाले को छोड़ दूं फिर इनको उल्टा कर दूं। इस वाले को बेटा यही तो गलती होती है, इस वाले को अपने को छोड़ देना है, इस वाले को छोड़ देना है, इनको उल्टा कर दूं और इस वाले को लास्ट वाले को रहने देना। अब क्या होगा ऑर्डर, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन को छोड़ना है और फिर सल्फर और फास्फोरस और क्लोरीन, और ये ऑर्डर बन गया अपना ऐसा। और इसमें भी D2 वो वाला रूल ही लगेगा। इन दोनों के अंदर क्या होता है बेटा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या आ जाता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिससे क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड होने के कारण अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम चीज यहाँ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 5D, फिर आता है 3D का और फिर आता है 4D का। और इन सब का रीजन क्या है बेटा, इनका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो D और F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जाना स्टार्ट होगा। और D और F का क्या होता है बेटा, D और F में पूर शील्डिंग होती है। और पूर शील्डिंग से क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में इस इलेक्ट्रॉन्स और इसके बीच में ये एक शील्ड हो रही है मान लो,
किसी ऑर्बिटल ने इसके बीच में शील्ड कर दी इन दोनों के रिपल्सन के कारण। तो उससे क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस कम खींच पाएगा, जिससे इजीली अपने को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी वाली शील्डिंग को अपन पूर्ण कर दें, जो कि जनरली क्या होता है डी और एफ के अंदर होती है, तो न्यूक्लियस टाइटली बॉन्ड कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और उसको निकालने के लिए अपने को अमाउंट ऑफ एनर्जी हद से ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर आता है। अगर नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करें, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिर ये बोल सकते हैं अपन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्रुप 13। बेटा ग्रुप 13, इसमें जनरली ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिखते हैं अपन पहले। ठीक है, इंडियम और हेलियम। अब ऊपर से नीचे जाने पर अपन ने सिंपली पढ़ा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, उस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये वाला। अकॉर्डिंग टू जनरल रूल कि नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जेड इफेक्टिव कम होगा, और उससे क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है बेटा, सरासर गलत। इस वाले में ये मान लो अपने को डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट याद ही रखना है, अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है या फिर नंबर याद रखना है 15324। ये क्या है, कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो बेटा जनरली अपने को पहले तो जैसे एलिमेंट्स दोबारा लिखते हैं, इंडियम थेलियम। अपने को इसका ऑर्डर कैसे याद रखना, 15324, या फिर अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद कर रखता है कि 153 चॉइस। इस रूल से अपने को यहाँ पे अप्लाई, इस रूल को करते हैं, तो ये लास्ट वाला 1 आ गया बोरोन, फिर आ गया हेलियम, फिर थर्ड नंबर पर Ga, फिर 2 नंबर पर एल्यूमिनियम, और लास्ट में इंडियम। और अब जब अगर इस वाले रूल को अप्लाई करके अपने ये ऑर्डर बना लिया, तो अपन जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, तो इसका मतलब ऑर्डर अपने को ऐसे कर देना ये। और इसका रीजन वही है कि पी ब्लॉक के अंदर जनरली नीचे आने पर जो एफ और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पोर शील्डिंग होती है, पोर शील्डिंग होती है तो एक अलग सा ट्रेंड बन जाता है। और वही ट्रेंड क्या है, इस वाले को अपने को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो इस वाले ऑर्डर को याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक दे सकते हैं, जो कि शायद ही कोई आपको बता पाएगा, लेकिन 15324 याद रखेंगे, जिससे ये वाला ऑर्डर आ जाता है। ये थी अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। अगर आप 5-7 बार क्वेश्चन निकालेंगे तो जनरली सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो आपसे पूछता है लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, अपन ये क्या है, पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ये वाला ट्रेंड नहीं रखता, यहाँ ये एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ क्या होगा, बेरिलियम के सबसे ज्यादा हो जाएगी, और फिर लास्ट में लिथियम, ये वाला ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, बेरिलियम की। जैसे और ऑर्डर पड़ते हैं, नाइट्रोजन वाला पूछ सकता है आपको, इनर्ट गैस का पूछ सकता है। जैसे अपन को सिंपली पूछा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन नहीं, नियोन। आपको पूछिए कि इसके अंदर, या तो उससे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसका ऑर्डर बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का, या फिर ये पूछ ले इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो अपना पहला ध्यान कहाँ जाएगा, पहला ध्यान जाएगा कि नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। लेकिन अपन ने क्या डिसाइड करा था कि बेटा इनर्ट गैस होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है। फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्लोरीन तो ये आ गया सेकंड नंबर पर, लेकिन इन दोनों में क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ये थर्ड नंबर पर, और ये लास्ट में फोर्थ नंबर पर। इन दोनों के बीच में रीजन क्या हुआ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। हाफ फील्ड वाला ये जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और लास्ट वाला इनर्ट पेयर का फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इससे इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा होता है। तो ये अपना आयनाइजेशन एनर्जी का था। ऐसे अपन छोटे छोटे एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।